हमारे साथी नजीब के मिसिंग होने का 24 दिन हो रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से एबीवीपी खुलेआम इस कैंपस में घूम रहा है, एक मार्च निकाल रहा है, अपने उन लुम्पन साथियों के सॉलिडारिटी में मार्च निकाल रहा है। हमें पता था कि किस तरह से 24 दिन पहले नजीब पे एक अटैक हुआ, एक मॉब लिंच किया गया उसे। उसके बाद से उन्हें पब्लिकली धमकी देने के बाद से वो गायब हैं। पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी, पूरे प्रोग्रेसिव सेक्शन की एक पुरजोर कोशिश जारी है कि ना सिर्फ नजीब को ढूंढ के लाया जाए, बल्कि दिल्ली पुलिस को, इस प्रशासन पे ये जोर डाला जाए कि नजीब को ढूंढे ही नहीं, बल्कि जो दोषी हैं, जो लोग उसे ओपनली मारे हैं, जिसे वो थ्रेटन किए हैं, उन्हें सजा दी जाए। बासों की तरफ से हम अपील करते हैं जेएनयू से कि इस संघर्ष को आगे बढ़ाए, इस संघर्ष को आगे ले जाए, ताकि दोषियों को सजा दे और नजीब को जस्टिस दे। जिस तरह से एक होम मिनिस्ट्री से एक लगता है कि एक डिक्टेट आया हुआ है कि इन संघी लुम्पन को कुछ नहीं किया जाए, वो एक एब्सोल्यूट इम्प्यूनिटी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। इसी तरह की इम्प्यूनिटी हम देखते हैं जो होम मिनिस्ट्री, ये सरकार जो दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और अब एमपी के पुलिस को दे रही है लोगों को मारने के लिए। अगर इम्प्यूनिटी की बात की जाए साथी, तो आज जिस कॉन्टेक्स्ट में हम ये पब्लिक मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, आज से कुछ दिन पहले 31 अक्टूबर की दोपहर को हमें यह खबर मिलती है कि 8 सिमी के एक्टिविस्ट को एक इनकाउंटर में मारा दिया गया। एमपी के पुलिस इनकाउंटर में मार दिए गए हैं। हम इस इनकाउंटर की वेरासिटी, जिसको हम पूरी तरीके से एक फेक इनकाउंटर मानते हैं, इसकी वेरासिटी में जाने से पहले एक केवियट देना चाहते हैं। ये केवियट हमारी समझदारी की केवियट है कि डेफिनेटली हम बात करें कि ये इनकाउंटर किस टाइप का इनकाउंटर था, ये फेक इनकाउंटर था। लेकिन ये समझदारी के साथ करें कि द मैटर इज नॉट वेदर एनकाउंटर वाज फेक और नॉट, इट वाज डेफिनेटली अ फेक एनकाउंटर। लेट्स नॉट गेट स्टक इनटू दीज बाइनरीज अबाउट the type of encounter it was. Definitely it was a fake encounter, but the matter is much deeper than this. मसला ये है कि इस देश को, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कुछ लोग मानते हैं, इस जमहूरियत के अंदर अगर आप जेल के पॉपुलेशन देखें तो इस जेल के पॉपुलेशन दलित, मुस्लिम, आदिवासी से भरी हुई है। जिस जेल में अंबानी, अदानी को होना चाहिए, जिनका नाम काफ़ी सारे स्कैम्स में है, जिनका नाम पनामा पेपर्स में है, उनकी जगह जो सबसे शोषित जनता है वो जेल के अंदर है। अगर इस केस के बारे में बात करें, दो स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, डेफिनेटली उसके वर्ल्ड व्यू से हम डेफिनेटली एक डिसएग्रीमेंट रखते हैं, हम उससे एग्रीमेंट नहीं रखते हैं। लेकिन जिस तरह से 1977 में इस्टेब्लिश हुआ, जिस तरह से एक विच हंट चलते आ रहा है उनके एक्टिविस्ट का, और ये भी एक फैक्ट है कि इसमें एक कन्विक्शन नहीं हुआ, एक आदमी भी कन्विक्ट नहीं हुआ है, और सारे चार्जेस बोगस और बेबुनियाद कोर्ट केस बाय केस सामने आते जा रहे हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक रूलिंग क्लास हम पे अटैक करता है तो हम कई बार बाइनरीज में फंस जाते हैं, कई बार डाइकोटमीज में फंस जाते हैं। लेकिन हमें ये समझदारी रखने की ज़रूरत है कि इस बाइनरी को तोड़ते हुए एक डीपर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। अब हम केस पे आते हैं। केस पे अगर हम देखें और थोड़ा डिटेल में देखें तो इसमें खैर कोई इंक्वायरी कमेटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई इंक्वायरी करने की भी जरूरत नहीं होगी। हम अपने लेमैन के अंडरस्टैंडिंग से अगर वो वीडियो टेप्स देखें, अगर वो पूरे डिटेल्स में देखें कि किस तरह से जेल की सिक्योरिटी कितनी टाइट थी, क्या होता था, उससे ही साफ साफ पता चलता है। उस तरह से इनके जो झूठ की जो आधार है, इट फॉल्स डाउन लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। ये दिखाते हैं कि जो 8 निहत्था लोग थे उन पे एक और कहा जाता है कि पुलिस से क्या उनका एक ऑल्टरकेशन हुआ और उसमें वो मारे गए। ये कहा जाता है कि वो वुडन स्पून से एक हाई सिक्योरिटी जेल को तोड़ करके बाहर निकलने की कोशिश किए गए, और बेबुनियादी बातों का कोई एंड नहीं है। वो कहते हैं कि चादर से वो जेल से नीचे उतरे, और जब देखते हैं अगर जो एविडेंसेस सामने आते हैं, उस एविडेंसेस से साफ साफ पता चलता है कि उनके कपड़े बिल्कुल साफ थे, उनके जूते बिल्कुल साफ थे। 8 लोग 13 किलोमीटर कुछ ही घंटों में कवर कर लेते हैं और साथ में कवर करते हैं।
तो इसमें जैसे मैंने कहा कि कोई इंक्वायरी कमेटी की जरूरत नहीं है, कोई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। एक लेमैन की अंडरस्टैंडिंग से ही साफ साफ पता चलता है किस तरह का बोगस और बेबुनियाद था ये अटैक। ये अटैक था, ये एनकाउंटर नहीं था, ये साफ साफ मर्डर किया गया था। आप ये इनकाउंटर का पैटर्न बहुत पहले से चला आ रहा है। अगर हमें जॉग और मेमोरी सेल्स, तो कुछ दिन पहले हमें ये भी खबर मिली थी, कुछ महीनों पहले तेलंगाना में किस तरह से सिमी एक्टिविस्ट पे अटैक हुआ था, किस तरह से सेम पैटर्न फॉलो किया गया था कि उन्हें उनके कपड़े में कुछ ब्लड स्पॉट्स लगा दिए थे, उनके बगल में एक बंदूक रख दी गई थी और कहा गया था कि इनकाउंटर में मारे जा रहे थे, वो जेल से भाग रहे थे। दलितों को, आदिवासियों को माओइस्ट बता करके पुलिस सेम पैटर्न पे मार देती है, सेम तरीके से मार देती है। ये सरकार पिछली सरकार से कुछ खास अलग नहीं है। पहली सरकार जो बीजेपी से पहली सरकार थी वो भी काले कानून के अंदर लोगों को जेल के पीछे भरती थी, लेकिन ये सरकार में खास तरह का इम्पेशंस हम देखते हैं। ये सरकार सोचती है कि इतना पैसा क्यों ही बर्बाद करें, इतना जुडिशियल प्रोसेस का, इतना इंक्वायरी का, इतने पुलिस के पैसा क्यों बर्बाद करें। अगर कुछ ऐसा है, अक्यूज्ड बनाओ और कुछ दिन में फेक एनकाउंटर में मार दो एंड देयर बी नो क्वेश्चंस रेज्ड। लेकिन they are in some false consciousness। हम सवाल उठाते हैं और सवाल उठाते जाएंगे कि किस तरह से लोगों को फेक एनकाउंटर में मारा जाता है। ये 8 लोग जिनको कहा जा रहा था कि वो जेल से भाग रहे थे, जिनको फेक एनकाउंटर में मारा जा रहा था, तो देखते हैं किस तरह से वो लोग ऑलमोस्ट अक्विट होने वाले थे। तेलंगाना के केस में भी देखते हैं कि जिन एक्टिविस्ट लोग को मारा जा रहा था वो भी दे वर ऑलमोस्ट अबाउट टू बी एक्विटेड। और आज के संदर्भ में हम देखते हैं तो ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, ऐसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है जो लोग अक्विट होकर के जेल से बाहर निकल करके अपने संघर्षों की कहानी सुनाते हैं, बताते हैं कि किस तरह से स्टेट उन्हें डराता है, धमकाता है, लेकिन वो आते हैं, पब्लिकली बात करते हैं, किताबें लिखते हैं और बताते हैं कि किस तरह से वो साल ब साल जेल के अंदर रहे। कोई जेल के अंदर गया और जनरेशंस के बाद, काफ़ी अपनी जनरेशंस के बाद निकला और वो पब्लिक को फेस करके अपने ट्रायल की कहानी सुनाता है। सरकार ये नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता है कि लोग बाहर निकल करके अपने संघर्षों की कहानी सुनाएं। इसीलिए बहुत ही शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है कि लोगों को इनकाउंटर में साफ साफ मार दिया जाए। इस इनकाउंटर के खिलाफ बहुत सारे कंडेमनेशन आ रहे हैं। इट्स अ गुड थिंग, पीपल शुड कंडेम इट, बट इफ वी गो अ लिटिल बैक इन हिस्ट्री and ask the same progressive section of people who have condemned this attack that where was your position when Simi was banned। ये वही लोग जो आज इस इनकाउंटर के खिलाफ बात कर रहे हैं एक चुप्पी बांधे हुए थे जब सिमी पे बैन का एक कॉल आया था। जैसा कि मैंने बताया कि सिमी 1977 में फॉर्म हुआ था, उसके वर्ल्ड व्यू से डेफिनेटली हम अग्री नहीं करते हैं, लेकिन इस बैनिंग के अगेंस्ट जिस तरह की आवाज़ उठनी चाहिए थी उस तरह की आवाज़ नहीं उठी। ये सोचने की बात है कि इस तरह की आवाज़ क्यों नहीं उठी, लोग उसके खिलाफ क्यों नहीं बोले। शायद इसलिए नहीं बोले कि वो भी एक तरीके के बाइनरी में फंसे हुए थे, कम्युनलिज्म सेक्युलरिज्म की बाइनरी, नेशनलिज्म की बाइनरी और रिलीजन और मॉडर्निटी की बाइनरी। और ये वही बाइनरी है, इनकाउंटर ये फेक इनकाउंटर की बाइनरी है। एक साझी समझदारी के लिए, एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इस बाइनरी को तोड़ के चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब से सिमी स्थापित हुआ है उसके बाद से एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ये अटैक सिमी पे हो रहा है। 1989 के करीब से सिमी पे अटैक शुरू हुआ। अगर हमें याद होगा, ये वही टाइम है जब अडवाणी रथ यात्रा निकाल रहे थे, जब अडवाणी राम के ड्रेस में पहन करके स्टेट बाय स्टेट घूम रहे थे और कम्युनल वायलेंस इंसाइट कर रहे थे बाबरी मस्जिद को डेमोलिश करने के लिए और राम मंदिर बनाने के लिए। ये वही टाइम था जब इकोनॉमी का फ्लड गेट्स ओपन किया गया था और ये एक पैटर्न फॉलो किया गया था कि एक कम्युनल वायलेंस इंसाइट करने के लिए आप दलितों को, आदिवासियों को एक फुट सोल्जर्स की तरह यूज करें और एक ब्रॉडर हिंदू ब्राह्मणिकल फोल्ड के अंदर ये ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज को उसके अंदर एक इलेक्टोरल गेम में ला करके एक एस्टैब्लिश अपने आप पॉलिटिकल पार्टी को एस्टैब्लिश करें। ये वही टाइम था 1989 जब बीजेपी कोलेशन करके अब एक पॉलिटिकल पार्टी इट गॉट एस्टैब्लिश्ड। ये पैटर्न का एक पास्ट भी है और एक उसका एक फ्यूचर भी है। जो 92 में जो राइट्स हुए थे उसका एक पास्ट ये है कि अगर हम
जिस तरह से देखें कि इंडियन नेशन का जिस तरह से एक तरीके से कॉन्सेप्शन बनाया गया, एक तरीके से जिस तरह से वो आइडियोलॉजी लाई गई, इंडियन नेशन का कॉन्सेप्शन में ही एक हिंदू ब्राह्मणिकल के सीड्स सीप्ड इन थे। एक उस तरीके से फिर से एक बाइनरी बनाई गई। द नेशनलिज्म हैड टू बी गुड, were made good by making the dichotomy of bad communalism। जिस तरह से कांग्रेस एस्टैब्लिश हुआ, जिस तरह से कांग्रेस ने लोकल फंडामेंटलिस्ट, लोकल हिंदू फंडामेंटलिस्ट पार्टी के साथ एक गठबंधन बनाया और इस तरह से पावर में आया, और वो मेथड आगे बढ़ता गया। और वो मेथड का हम ये 2002 एक अल्टीमेट रिजल्ट दिखता है कि किस तरह से 2002 में उसी हिंदू नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को लेकर के, उसी 92 के पैटर्न को लेकर के एक 2002 कराया गया। 2002 में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई किया गया, जो एक डेवलपमेंट का नारा लेकर के वर्करों पे अटैक करके और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दलित को हिंदू के फोल्ड में ला करके एक राइट विंग, हिंदू राइट विंग पार्टी पावर में आती है। और आज हम जो देखते हैं उसी एक मॉडल का रेप्लिकेशन हो रहा है जो हमारे साथ है। लेकिन जब एक तरीके से इस तरह का एक मॉडल है, इस तरीके का एक मॉडल हमारे सामने आता है जो देखता है कि किस तरह से इलेक्टोरल कैलकुलेशन से एक हिंदू ब्राह्मणिकल फोल्ड में डिस्पार्टेड रिलीजियस, डिस्पार्टेड कल्चरल आइडेंटिटीज को अपने फोल्ड में ला करके एक इलेक्टोरल बैटल खेलता है। उसका जवाब क्या है? उसका जवाब यह है कि सेम इलेक्टोरल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को रेप्लिकेट किया जाए और वन हैज टू ब्रेक आउट ऑफ दिस हिंदू ब्राह्मणिकल फोल्ड। बहुत सारी पार्टीज अपने आप को सेक्युलर कहती है, बहुत सारी पार्टीज अपने आप को कहती है कि दलितों के हित में वो पार्टीज लड़ती है। लेकिन आप जगह जगह देखें, जो पार्टीज क्लेम करती हैं कि वो दलित के हित में लड़ती हैं, किस तरह से वो आरएसएस को फंडिंग करती हैं। आरटीआई से बात निकली है, किस तरह से एक नीतीश और लालू प्रसाद की गठबंधन की सरकार, जिसको कहते हैं एक सेक्युलर सरकार, एक प्रोग्रेसिव सरकार आई है, उसी सरकार के अंदर किस तरह से नवादा का मसाकर होता है, ये भी हमें पता है। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है, जहां तक हमें समझ में आता है, कि इस इलेक्टोरल कैलकुलेशन, इस इलेक्टोरल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को से बाहर आना पड़ेगा, जहां पे डिफरेंट कम्युनिटीज को एक हिंदू ब्राह्मणिकल फोल्ड में आकर के अल्टीमेटली वही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में चीजें बॉइल डाउन कर जाती है। द आंसर लाइज नॉट इन दीज इलेक्टोरल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड कैलकुलेशन, द आंसर लाइज in addressing the core issue, the core economic issue, the political issue and the social issue. The answer lies in taking these questions into account and see that how one has to take this question, one has to address these prime contradictions. Then only we will be able to break out of these Hindu Brahmanical fold and probably wage a struggle against the state with the kind of ideology it espouses. हमारे सामने एक मिसाल है ऊना की मिसाल। ऊना की मिसाल इस गुजरात के मॉडल पे एक पुरजोर तरीके से एक आवाज उठाती है, एक सवाल उठाती है। ये मॉडल लैंड के क्वेश्चन को लेती है, ये मॉडल इकोनॉमिक क्वेश्चन लेती है कि किस तरह से दलित, मुसलमान, आदिवासी, वर्कर, किस तरह से उन पे शोषण होता है, किस तरह से उनके खिलाफ उनसे जमीन छीनी जाती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से उन्हें बाहर रखा जाता है। और ये सब सवाल लेकर के इस गुजरात के मॉडल को सवाल करती है ऊना का मॉडल, जो प्राइम कॉन्ट्रडिक्शन को डील करता है, जो उस कॉन्ट्रडिक्शंस को डील करता है जिस कॉन्ट्रडिक्शंस के बेसिस पे ये हिंदू ब्राह्मणिकल स्टेट स्थापित है। और इस कॉन्ट्रडिक्शन को अटेंड करते हुए ना ही वो दलित मुस्लिम की एक एकता बनाने की बात करती है, जबकि सारी शोषित तबकों की एकता बनाने की बात करती है, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो। एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाट वी अंडरस्टैंड एंड व्हाट वी मीन बाय यूनिटी ऑफ ऑप्रेस्ड। बाय यूनिटी ऑफ ऑप्रेस्ड वी डू नॉट मीन crude electoral calculation of communities for electoral gains. By unity of oppressed, we mean addressing the core questions. We mean addressing the questions regarding land, employment, education. When we attend this question, only then we are equipped to take the state head on and probably wage the battle forward. इसी बात से मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ और अनफॉर्चुनेटली इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि राना यू हैज़ नॉट बीन एबल टू अटेंड द प्रोग्राम बिकॉज ऑफ हर इल हेल्थ। अब मैं राजीव यादव को